किसान के घर एक झोपड़ी में पैदा हुआ एक शख्स इस देश का प्रधानमंत्री बना। चौधरी साहब ने कई बार उन सवालों को उठाया जो आपातकाल से जुड़े हुए थे, जो उनका रुआब था उस समय इंडियन पॉलिटिक्स में। नो अदर देन चौधरी साहब। दिल्ली के लुटियन जोन में क्या माहौल था जब चौधरी साहब प्रधानमंत्री बनने जा रहे थे और ये फैसला आने जा रहा था। 80-85 MP उस समय चौधरी साहब के इर्द गिर्द हो गए। फिर एक दिन ऐसा है कि चौधरी साहब ने भी उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। राजनारायण जी तो इतने नाराज थे चौधरी साहब को ना बुलाए जाने से, उन्होंने कहा हम रामलीला मैदान में रैली करेंगे। तो चौधरी साहब ने मुल्क को एक नए 47 के बाद नए तरीके से आज़ाद किया था कि गांव के पृष्ठभूमि में मामूली घर में पैदा होकर के भी ये सपने हम लोगों को दिखाए कि नहीं वहाँ भी आप जा सकते। लेकिन चौधरी साहब को बड़े मकान, कोठी, बंगले का कोई लोभ लालच कभी नहीं था। 50 साल के MLA, MP, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर बनने के बाद में उनका ना तो लखनऊ में कोई मकान है, ना दिल्ली में कोई मकान है। अब जो नगर पालिका के मेंबर हैं, म्यूनसिपलिटी के मेंबर हैं, उन पर कोठियाँ हैं। वो था चरण से। चौधरी साहब थे तो रामनरेश यादव बने, चौधरी साहब थे तो मुलायम सिंह का कद इतना बड़ा, चौधरी साहब थे तो देवीलाल जी बने, चौधरी साहब थे तो नीलमणि राउतराव उड़ीसा में बने, चौधरी साहब थे तो कर्पूरी ठाकुर बने। भाजपा के हमारे मित्र सोचते हैं कि ये असंभव सीट है, हम चाहते वो भी हमें दी जाए, जैसे मुस्लिम बाहुल हैं। चौधरी साहब के 9 मुस्लिम MP रहे हैं। चौधरी साहब का किसी से कंपेरिजन नहीं। लेकिन जयंत जो है, ही इज़ ए नेसेसिटी फॉर अस। पॉलिटिकल पंडित कहते हैं जी कि जयंत चौधरी का जन्मदिन जो है चौधरी साहब को प्रधानमंत्री बनवा गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सियासी पंचायत और इस वक्त हमारे साथ हैं पूर्व सांसद और RLD के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष KC त्यागी जी। सर, आपका हमारे चैनल पर बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका। सर, आपको पहले तो बधाई बहुत बहुत। आप संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं अभी RLD के। ये धन्यवाद जयंत चौधरी जी को कीजिए। सर, ये इसी पे बात कर लेते हैं पहले कि वैसे तो हम आज ये पॉडकास्ट बहुत ख़ास होने वाला है दोस्तों, और इसकी वजह ये है कि आज हम बात करेंगे उस ऐतिहासिक तारीख के बारे में जिसने पूरे देश की किसान सियासत की फिजा बदल कर रख दी। 28 जुलाई 1979 सर, 1979 ये वो तारीख थी जब किसान के घर एक झोपड़ी में पैदा हुआ एक शख्स इस देश का प्रधानमंत्री बना। और ख़ास बात यह भी है कि प्रधानमंत्री का जो घर होता है 7 रेसकोर्स रोड, वहाँ नहीं रहे वो प्रधानमंत्री बनने के बाद भी, 12 तुगलक रोड पर अपने बंगले में ही रहे। तो इस सब पर हम बात करेंगे डिटेल में। थोड़ा सा ये बताइए कि उस दिन किस तरह का माहौल था देश में, या दिल्ली के लुटियन जोन में क्या माहौल था जब चौधरी साहब प्रधानमंत्री बनने जा रहे थे और ये फैसला आने जा रहा था। देखिए, इसकी बुनियाद तो पार्टी के टूटने की उस दिन शुरू हो गई थी जब चौधरी साहब को राजनारायण जी को मंत्रिमंडल से हटाया गया। चौधरी साहब के 102 MP थे और आधा दर्जन चीफ मिनिस्टर थे। मोरारजी भाई को प्रधानमंत्री बनाने में सिर्फ और सिर्फ चौधरी साहब का योगदान था, अदरवाइज तो जगजीवन बाबू का तय हो गया था। लेकिन चौधरी साहब का तर्क था कि उन्होंने आपातकाल का जो रेजोल्यूशन है उसको पेश किया था, इसलिए कोई ऐसे व्यक्ति या नेता को हम लोग नहीं बना सकते जो रेजोल्यूशन पेश किया हो जिसे। और चौधरी साहब के उसमें वो प्रधानमंत्री बन पाए थे, लेकिन उनका व्यवहार ठीक नहीं था। चौधरी साहब ने कई बार उन सवालों को उठाया जो आपातकाल से जुड़े हुए थे, जिसमें न्यूरेमबर्ग टाइप ट्रायल होनी चाहिए। जैसे हिटलर के जेनोसाइड के खिलाफ एक न्यूरेमबर्ग ट्रायल हुई थी, चौधरी साहब ऐसा चाहते थे। खैर, और उसके बाद हम लोगों ने एक किसान रैली यहाँ पर की, क्योंकि समूचे देश का किसान और ग्रामीण भारत दुखित और व्यथित था कि चौधरी साहब को क्यों हटा दिया। और उस रैली का ये असर हुआ, लोग तो खैर ज़्यादा बताते, लेकिन 50 लाख से ज़्यादा और 1 करोड़ के आसपास, और देश का कोई हिस्सा नहीं बचा था। मुझे याद है, मैं मंच पे था, अंडमान निकोबार के भी लोग आए थे। उसके बाद दबाव पड़ा, सारी जनता पार्टी चिंतित हो गई और 2-3 उपचुनाव भी जनता पार्टी हार गई, जिसके सारे उत्तर भारत में MLA MP जीते थे। तो चौधरी साहब को बुलाया गया, मुरारजी ने बुलाया, और मैं, चौधरी करतार सिंह जो उनके अंगरक्षक थे, उस गाड़ी में बैठ के मैं भी गया। फिएट गाड़ी थी चौधरी साहब की। लेकिन मुरारजी भाई ने
पहले शायद कृषि मंत्रालय के लिए कहा था, जो चौधरी साहब ने मना कर दिया। वित्त मंत्रालय जरूर ऐसा है जिसमें गांव की, खेत की, किसान की, गरीब की मदद हो सकती है। बाद में उनकी शपथ हुई और उसी बीच में देवीलाल जी और कर्पूरी ठाकुर, उनको भी एक साजिश के तहत हटा दिया। रामनरेश यादव जी पहले ही हट चुके थे और उसको लेकर के चौधरी साहब के समर्थकों में बहुत गुस्सा भी था। जब देवीलाल जी हटे हैं तो जिस व्यक्ति को बनाया वो भी आपातकाल में जेल नहीं गया था। तो इन लोगों ने, जो तीनों थे, रामनरेश जी तो खैर मैं नहीं कहता, राजनारायण जी, कर्पूरी ठाकुर, देवीलाल, इन्होंने कसम खा ली कि मुरार जी का महल जलाएंगे, इसने हमारी झोपड़ी जलाई। और ये जनता पार्टी के जो असंतुष्ट, जो चौधरी साहब समर्थक थे, उनमें काम करना शुरू कर दिया और 5-5 MP रोज इस्तीफा देने लगे। जब एक निर्णायक संख्या पहुंच गई, उधर कांग्रेस भी टूट चुकी थी। ये कितने दिन चला सर 5-5 MP के इस्तीफे? ये चला करीबन कोई 10, 12, 15 दिन तक। कोई 80-85 MP उस समय चौधरी साहब के इर्द गिर्द हो गए थे और एक रिवोल्ट का माहौल था। तो जनता मुरारजी भाई के शासनकाल से यूं भी प्रसन्न नहीं थी। कोई प्रो पीपल, प्रो पीजेंट, प्रो विलेज कुछ काम भी नहीं हो रहे थे और जनता में भी उमंग पैदा होने लगी। फिर एक दिन ऐसा है कि चौधरी साहब ने भी उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और तय हो गया कि सरकार गई। लेफ्ट पार्टीज के लोगों ने भी इसका स्वागत किया, उनकी अच्छी खासी तादाद थी। अकाली दल ने उसका स्वागत किया, जो चौधरी साहब के समर्थक थे वो सब थे ही थे। फिर एक हफ्ते ये चला कि किसको प्रधानमंत्री बनाया जाए। मुरारजी भाई का इस्तीफा तय हो गया। तो नेता प्रतिपक्ष उस समय YB चौहान थे, लेकिन उनको इंदिरा गांधी मानने को तैयार नहीं थी, चूँकि कांग्रेस से अलग हुए थे। फिर चौधरी साहब की कद काठी और जो उनका रुआब था उस समय इंडियन पॉलिटिक्स में ऐसा था कि नो अदर देन चौधरी साहब। तो एक हफ्ते बाद फिर चौधरी साहब को नेता चुना गया और हम लोग, बल्कि राजनारायण जी तो इतने नाराज़ थे चौधरी साहब को ना बुलाए जाने से, उन्होंने कहा हम रामलीला मैदान में रैली करेंगे अगर कल तक निमंत्रण नहीं आया। खैर, इसी बीच में दिल्ली में चर्चा और अफवाह फैल गई कि राष्ट्रपति भवन से राष्ट्रपति कॉल करेंगे और चौधरी साहब को प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित करेंगे। सर वो किस्सा सुनाइए जब चौधरी साहब सो रहे थे और उनको, उनके पास सूचना नहीं पहुंच रही थी राष्ट्रपति। 3 और 4 बजे का बीच का समय चौधरी साहब जो हैं उनके स्वभाव का हिस्सा था खाना खाया और आधा पौना घंटे विश्राम करते थे। तो पूरी दिल्ली की प्रेस आ गई, धीरे धीरे समर्थक भी इकट्ठा होना शुरू हो गए और राष्ट्रपति भवन से एक कॉल भी आ चुकी थी। लेकिन दिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, दुस्साहस कौन करे, माता जी भी नहीं कर पाती थी। तो मैं थोड़ा मुंह लगा हुआ था, ये मानिए। मैं गया, मैंने पैर छुए, पैर को थोड़ा जोर से दबाया। चलो, ओ क्या, कौन, क्या? मैंने जी माफ़ी चाहता हूँ, राष्ट्रपति भवन से फ़ोन है और मैं वहाँ से घंटी दे रहा हूँ, आप सुन लीजिए। तो मैंने, राम भजौर जो हैं उन्होंने अंदर घंटी दी। राष्ट्रपति उधर से लाइन पे थे कि दुआ सलाम होने के बाद कि आपको मैं आमंत्रित करता हूँ, अपनी आप सूची दीजिए। तो चौधरी साहब फिर अगले दिन सब लोगों से बातचीत करके सूची देखा है और अगले दिन फिर गांव के कई हज़ार लोग हरियाणा, राजस्थान, यूपी, दिल्ली देहात के गुड़ लेकर के आए यहाँ पे। ये गुड़ वाला किस्सा भी बहुत मशहूर है। हाँ, बहुत मशहूर है। तो हरिओम पंवार तो एक कविता भी सुनाते हैं उसको लेके। तो वो विलेज सॉलिडरिटी थी, वो गांव के लोगों की एकजुटता थी। भाई हमारे यहाँ कलाकंद और जलेबी और इमरती तो होती नहीं है, हम तो गुड़ वाले हैं। तो गुड़ इतना बटा उस दिन और गुड़ का भंडार लग गया चौसा भी कोठी पे, जो भी आवे उसको गुड़ दिया जा रहा, पत्रकारों को गुड़ दिया जा रहा। तो ऐसा माहौल था और देश के एक हिस्से में ऐसी चेतना थी जिसको सिर्फ देखा जा सकता, बताया नहीं जा सकता। और पूंजीपतियों का ये हाल था। टाटा ने चौधरी साहब के प्रधानमंत्री हटने के बाद लिखा है कि मैंने 6 महीने कोई बिजनेस नहीं की, क्योंकि वो उनका सारा दर्शन जो था वो ग्रामीण भारत के उत्थान के लिए था। पूंजीपतियों से कभी उनका मेल वैसे भी नहीं रहा।
मुझको वो भी किस्सा याद है 77 में जो वो गृह मंत्री बने तो 2 बड़े नेताओं के आग्रह पर चौधरी साहब के बिरला से मिलने के लिए तैयार हुए। तो के बिरला पर आरोप था कि 1971 के चुनाव में उन्होंने जीपें इंदिरा गांधी को दी हैं। वो एक स्कैंडल था, उस पर जांच बैठ गई थी। तो मैं गांव की पृष्ठभूमि से आया था, मैं जून के महीने में कोई काला कोट पहनता होगा ये मेरी कल्पना नहीं थी। तो बिरला जी काला कोट पहन कर आए थे, जून का महीना था, क्योंकि मैं अप्रैल में तो चौधरी साहब गृह मंत्री बने थे जी। तो चौधरी साहब ने गांव वालों से बातचीत करने के बाद बिरला जी को बुलाया, चाय पानी के लिए पूछा और कहा कि अगर कोई गलत काम नहीं किया है तो फंसोगे नहीं, किया है तो बचोगे नहीं। इतनी वार्तालाप तो उनको किसी के खिलाफ या पूर्वाग्रह से ग्रस्त नहीं थे, लेकिन जस्टिस जो है उसके लिए उनका मन लगातार आंदोलित भी रहता था, उद्वेलित भी रहता था। अद्भुत कहानी है सर, अद्भुत कहानी है। किस ये पाठ्यक्रमों में लिखने लायक है, क्योंकि हमें लगा सरदार पटेल नहीं बन पाए थे तो वो लिबरेशन था, उसे मैं लिबरेशन कहता हूँ। लिबरेशन माने आज़ादी जी। जो सदियों की गुलामी थी ब्रिटिश पीरियड की, उससे पहले राजे नवाबों की राज की गुलामी। तो चौधरी साहब ने मुल्क को एक नए 47 के बाद नए तरीके से आज़ाद किया था कि गांव के पृष्ठभूमि में मामूली घर में पैदा होकर के भी ये सपने हम लोग को दिखाए कि नहीं वहाँ भी आप जा सकते हो। तो वो एक ख्वाब भी था। और उसके बाद तो फिर देवा गौड़ा बने, चंद्रशेखर बने और इवन नरेंद्र मोदी, ये सामान्य पृष्ठभूमि के लोग हैं। पॉलिटिकल सिनेरियो में क्या चेंजेस आए सर जब प्रधानमंत्री बने चौधरी साहब, तो उसके बाद किस तरह का माहौल दिल्ली में बना और किस तरह का देश में बना? नहीं, ब्यूरोक्रेसी ने और धनाढ़ लोगों ने उसे पसंद नहीं किया, क्योंकि चौधरी साहब लुटियन जोन के आदमी नहीं थे। इंदिरा जी भी, जवाहरलाल जी भी, मैं लाल बहादुर जी को इससे अलग करता हूँ, वो 5 सितारा संस्कृति के थे। होटल में जाना, मित्रों के साथ खाना पीना, ये वो सब चीज़ें उस संस्कृति का हिस्सा थी। और पंडित नेहरू तो खुद को आधा अंग्रेजी बताते थे, सुभाष इंदिरा गांधी। तो एक ये नूतन प्रयोग हुआ इंडियन पॉलिटिक्स का कि क्या किसी खेत चलाने वाले किसान का बेटा भी इस कुर्सी पर आ सकता है। और वो फिर एक मिसाल बन गई, माइलस्टोन बन गया और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सबक भी हो गया। चौधरी साहब 7 RCR क्यों नहीं गए सर? 12 तुगलक रोड ही रहना पसंद किया उन्होंने? कोई खास नहीं, वजह उनका थी मकान वकान के लिए इस तरह का कोई वो रहता नहीं था। जब वो तुगलक रोड में रहे, वो 5 नंबर में जब गृह मंत्री थे, जब गृह मंत्री पद से इस्तीफा हो गया तो 12 तुगलक रोड आ गए, छोटे मकान में। 7 तुगलक, वो तो आजकल जो प्रधानमंत्री जहाँ रह रहे हैं उसमें चौधरी चरण सिंह और राजनारायण जी दोनों रहते थे, 5 में और 7 में। लेकिन चौधरी साहब को बड़े मकान, कोठी, बंगले का कोई लोभ लालच कभी नहीं था। और मुख्यमंत्री रहते हुए भी वो माल रोड के उसी घर में रहे जिसमें मिनिस्टर के नाते थे। और एक चीज़ और, 50 साल के MLA, MP, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर बनने के बाद भी उनका ना तो लखनऊ में कोई मकान है, ना दिल्ली में कोई मकान है। गाज़ियाबाद और मेरठ में उन्होंने वकालत करी, वहाँ भी उनका कोई मकान नहीं है। अब जो नगर पालिका के मेंबर हैं, म्यूनसिपलिटी के मेंबर हैं, उन पर कोठियाँ हैं। वो था चरण सिंह, वो था सबक। तो इस बार सर उनका 23 दिसंबर 2026 को 125वां जन्मदिन मनाया जाएगा चौधरी साहब का। तो ये एक रिमार्केबल जर्नी है किसी भी गांव देहात से निकले एक नेता की। तो इसको कैसे देखते हैं इन 125 सालों को आप इंडियन पॉलिटिक्स में? गांव, इंडिया के जो गांव हैं, जो भारत के जो गांव हैं, उनके हालात में, और आज जो प्रासंगिकता है चौधरी साहब की, उसको कैसे देखते? देखिए, 2 काम तो सरकारों ने अच्छे किए हैं। एक तो किसान दिवस मनाया जाने लगा है 23 दिसंबर को। कार्यक्रम होते हैं समूचे देश में, और प्रधानमंत्री हों या राष्ट्रपति हों, चौधरी साहब की जो संसद के अंदर मूर्ति लगी हुई है उस पर पुष्प अर्पित करते हैं, श्रद्धा सुमन देते हैं सब पार्टियों के लोग। और मुझे तो इसलिए प्रसन्नता है कि जिस जवाहरलाल से वो वैचारिक तौर पर संघर्ष करते थे, उसके सामने चौधरी चरण सिंह खड़े हैं। एक तो ये है।
दूसरा, मैं इस सरकार का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उसने भारत रत्न दिया। ये कुछ विशिष्ट वर्गों के लोगों के लिए, विशिष्ट भद्र लोग के लोगों के लिए ही सुरक्षित था। हमारे दो पुरखे कर्पूरी ठाकुर को भी मैं उसी मानता हूँ, चूँकि चौधरी साहब के निकटस्थ सहयोगी थे। चौधरी साहब किसान थे, तो वो किसान की सहयोगी जो वो होती हैं जातियाँ, उसके प्रतिनिधि थे। बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रहे, और पटना में और दिल्ली में उनका भी मकान नहीं। तो जो सादगी की और मिसाल चौधरी साहब ने पेश की, उस पर बहुत लोग चले। शरद यादव भी हैं, नीतीश कुमार भी हैं, और भी दर्जनों नेता हैं जिनका कोई मकान नहीं है, कोई कोठी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो वो एक इंडियन पॉलिटिक्स का एक फिनोमिना है। हालांकि अब जो आर्थिक सुधार हुए हैं और उसकी जो परंपरा चली है, उसमें ये पूंजी का युग है। दिस इज द एरा ऑफ इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स। आज चौधरी साहब की जो प्रासंगिकता है, उन खास तौर पर उनकी आइडियोलॉजी, चूँकि आपने खुद कहा कि ये एरा चेंज हो चुका है, ये इकोनॉमी ड्रिवन एरा है। बिल्कुल। तो इसको कैसे देखते हैं? आज चौधरी साहब कितने रिलीवेंट हैं आज के वक्त में? उनकी पॉलिटिक्स कितनी रिलीवेंट है? नहीं, देखिए, जो सवाल चौधरी साहब छोड़ गए थे, जैसे उन्होंने कोई एक सवाल नहीं छोड़ा। जो आज जो मंडल वाला है, इसके भी चौधरी साहब जन्मदाता हैं। उन्होंने 1935 में कांग्रेस पार्टी के कमेटी की मीटिंग में प्रस्ताव लाए थे कि जो किसान जातियों के बच्चे हैं, उनको 50% का आरक्षण मिलना चाहिए। फिर किसी ने कहा दलितों का क्या होगा? ये 25% दलितों को दीजिए। ये प्रस्ताव माना नहीं गया, वरना आज जो असमानता की इतनी दूरी है वो ना होती। तो चौधरी साहब सामाजिक न्याय के वे अलंबरदार हैं। 1977 और 1980 सबसे ज़्यादा किसान और पिछड़ी जातियों के MLA MP उसी दौर में थे। चौधरी साहब थे तो रामनरेश यादव बने, चौधरी साहब थे तो मुलायम सिंह का कद इतना बड़ा, चौधरी साहब थे तो देवीलाल जी बने, चौधरी साहब थे तो नीलमणि राउतराव उड़ीसा में बने, चौधरी साहब थे तो कर्पूरी ठाकुर बने। तो जो अभिजात वर्ग का जो आधिपत्य था राजनीति में, उसको भी तोड़ने का काम चौधरी साहब ने किया, जो अपने आप में एक मिसाल थी। एक दूसरा, गांव और शहर के बीच की बहुत दूरी थी। आज NCR में आपको नहीं लगता होगा, गांव में अस्पताल नहीं थे, गांव में सड़कें नहीं थी, गांव में स्कूल नहीं थे, गांव में सुख सुविधा का कोई काम नहीं था। एंड द एंटायर पॉलिटिक्स आफ्टर इंडिपेंडेंस, इट वाज अर्बन ओरिएंटेड, इट वाज सिटी ओरिएंटेड। गांव की उपेक्षा थी उसमें। तो चौधरी साहब ने इस सवाल को भी, गांव और शहर के बीच की दूरी कम होनी चाहिए, उसको भी उन्होंने उठाया। अभी तक हम बात कर रहे थे चौधरी चरण सिंह के बहुत करीबी शिष्य रहे केसी त्यागी जी से। अब हम बात करेंगे RLD संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष केसी त्यागी जी से। इस जिम्मेदारी को आप कैसे देखते हैं सर? इस वक्त NDA के साथ आपकी पार्टी का गठबंधन है, और संकट की खेती, जो जिस वक्त वो किताब आपकी लॉन्च हुई, जैन चौधरी उस कार्यक्रम में मौजूद थे। उन्होंने खुद कहा कि हर दल को एक केसी त्यागी की ज़रूरत है आज। तो आपने कहा कि चौधरी चरण सिंह ने एक वक्त में नेताओं की एक कतार खड़ी की। आज आप किस तरह की संभावनाएं देखते हैं नेताओं की कतार पैदा करने के मामले में, जैन चौधरी की कदकाठी के मामले में, और RLD का जो संसदीय बोर्ड है वो कितना कुछ हासिल कर सकता है इस NDA के गठबंधन में? ये 3 सवाल मेरे आपसे हैं। देखिए, जैन चौधरी बदले हुए संदर्भों के नेता हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस जो किसानों के सवाल अछूते रह गए, सरदार पटेल के बाद वो उठे नहीं, तो चौधरी साहब उठा करके उतने बड़ी चले गए। आज अर्बनाइजेशन बहुत हो गया, लगभग 22 से लेके 25% के करीब जो रूरल पॉपुलेशन है उसकी शिफ्टिंग हुई शहरों में भी हुई है, और कंज्यूमर भी वही है, प्रोड्यूसर भी वही है। एक, उस समय मीडिया नहीं था, समाचार पत्र पढ़े वो भी गाँव में कहाँ जा पाते थे, उस तरह की पॉलिटिक्स थी। जयंत को जो चुनौतियां हैं उनके सामने, वो न्यू इंडिया की, उनको अर्बन यूथ को भी अट्रैक्ट करना है या एड्रेस करना है। चौधरी साहब के समय में छोटे छोटे कस्बे थे, इतना सा मेरठ था, इतना सा गाजियाबाद था।
आज ये सब महानगर हो गए हैं। तो आज की चुनौतियाँ और उस समय की चुनौतियों में बहुत फ़र्क है। एक दूसरा, ये जो मुझे पार्लियामेंट्री बोर्ड का चेयरमैन बनाया, उसके लिए मैं इस बात के लिए मैं धन्यवाद ज़रूर करना चाहता हूँ कि पहली बार कोई रीजनल आउटफिट है जिसमें अध्यक्ष पार्लियामेंट्री बोर्ड का चेयरमैन नहीं है और परिवार का कोई सदस्य मेंबर नहीं है। मुझको देवीलाल जी के साथ, लालू प्रसाद जी के साथ, मुलायम सिंह जी के साथ, शरद यादव जी के साथ, नीतीश कुमार के साथ, रामविलास के साथ, सबके साथ काम करने का मौका मिला, कर्पूरी जी के साथ। तो ये पहला मौका है। हालांकि उनकी मैं चौटाला परिवार के साथ, मुलायम सिंह, सब पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन खुद ही होते हैं, टिकट उन्हीं के पास होता है। उस कमेटी की बैठक में जो पहली हुई है उसमें उन्होंने ऐसा संदेश भी दिया और व्यवहार किया जैसे सारे टिकट ये पार्लियामेंट्री बोर्ड बांटेगी और उस पर मेरी दस्तखत के बगैर कोई होगा नहीं। तो मैं उनका बड़ा और बड़प्पन मानता हूँ कि इन्होंने मुझे सम्मान ये दिया, और ये सम्मान के पीछे भी चौधरी साहब। मैं देवीलाल जी के साथ रहा, कर्पूरी जी के साथ रहा, मुलायम सिंह जी के रहा और नीतीश कुमार के साथ रहा, लेकिन मैं चौधरी साहब जो हैं मेरे मानसिक पटल पे इतनी मजबूती से छाए हुए थे, चाहे मीडिया की डिबेट हो, चाहे समाचार पत्र हो, मैं इतना भी उन सवालों से कभी अलग नहीं हुआ। हाँ, एक प्रसंग मुझे भी याद आता है सर, जब किसान आंदोलन पीक पे था, था। तो आपने चौधरी साहब के रेफरेंस से किसान आंदोलन का एनालिसिस उस वक्त किया, और ये एक बड़ी दिलेरी की बात थी उस समय। नहीं, आपको ताज्जुब होगा कि एक स्टेज पे तो ये अपने राकेश टिकैत ने कहा, और मैं उसके लिए अपना सौभाग्य मानता हूँ, भाई केसी त्यागी को बना दो, ये तो थारा ही आदमी है, मैंने एनडीए का नेता है, आप इसको बिचौलिया बना दो। दैट वाज ए ऑनर फॉर मी कि अगर किसान आंदोलन का नेतृत्व ऐसा मानता है कि मैं उनके वर्गों की वकालत ठीक से कर सकता हूँ, दैट इज़ ए ऑनर फॉर। ये भरोसे का सवाल है जो आपने पूरे जीवन भर, बिल्कुल, आप चौधरी साहब की आइडियोलॉजी को लेकर के चले हैं। ये मेरी पूंजी है, ये मेरी कैपिटल है। अब 2027 की बात करते हैं सर, क्या लगता है सर आरएलडी के हिस्से कितना आ सकता है? आप जब से आरएलडी में आए हैं, और जब मैंने आपका पहला इंटरव्यू किया था उस वक्त, तो आपने कहा था कि इस एनडीए की सेहत के लिए ये अच्छा है कि वो एक मजबूत पार्टनर के तौर पे कंसीडर करें आरएलडी को। तो क्या आरएलडी मजबूत पार्टनर के तौर पे कंसीडर हो रहा है? तो आरएलडी जो है उसका सामाजिक असर लगभग 100 सीटों पर है। भाजपा बहुत मजबूत पार्टी है और 2 बार से मुख्यमंत्री निरंतर वहाँ पर बने हुए हैं, अच्छे काम पर लगे हुए हैं। तो जो मुखर मतदाता है आरएलडी का, वो एक कॉन्स्टिट्यूंसी पर असर नहीं डालता, वो जिले की सारी कॉन्स्टिट्यूंसी पर असर डालता। उसका मूवमेंट जो है वो मल्टी कास्ट, मल्टी क्लास, मल्टी प्लेस होता है। तो लगभग सभी जिलों में सीटों के आवंटन में आरएलडी को ऐसी भूमिका मिले कि हर ज़िले में, पश्चिम के हर ज़िले में एक तो सीटें इसको मिलें, तो ताकि हम भाजपा के लिए भी असरदार साबित हो चुके हैं। दूसरा, जिन सीटों को भाजपा के हमारे मित्र सोचते हैं कि ये असंभव सीट है, हम चाहते वो भी हमें दी जाए, जैसे मुस्लिम बाहुल हैं। चौधरी साहब के 9 मुस्लिम एमपी रहे हैं, कैराना रहा, उनका सहारनपुर रहा, मुजफ्फरनगर रहा, मुरादाबाद रहा, बुलंदशहर रहा, गाज़ियाबाद रहा, बिजनौर रहा, संभल रहा। ये हाँ, कैराना में 9 एमपी चौधरी साहब के रहे। तो आज भी मुस्लिम्स में पीड़ा है कि उनका प्रतिनिधित्व कम हुआ है, और वो असरदार प्रतिनिधित्व सिर्फ और सिर्फ जयंत चौधरी जी और आरएलडी दे सकता है। तो ऐसी सीटें भी अगर हमें दी जाती हैं तो हमारी क्रेडिबिलिटी है, जो चौधरी साहब के ज़माने का है। और मैं जो मुजफ्फरनगर वाला कांड हुआ था उसमें भी अजीत सिंह जी की बड़ी महती भूमिका रही थी, और उन्हीं पद चिन्हों पर जयंत चौधरी हैं। तो ऐसी सीटें भी हम लड़ सकते हैं, लेकिन हम पश्चिम को इतना आंदोलित कर देंगे, मजबूत आरएलडी, मजबूत एनडीए।
तो आपको लगता है सर कि जितना आप एस्टिमेट करके चल रहे हैं उतना मिल सकता है, क्योंकि एनडीए का पार्ट कई और छोटे दल भी हैं उत्तर प्रदेश में? नहीं, वो नाम मात्र के हैं। और वो माफ़ करना, मैं मानता हूँ कि चौधरी साहब के टाइम से और अभी भी दिस इज़ ए मल्टी कास्ट मल्टी क्लास पार्टी। जातियों के लोग हैं, सब संप्रदाय के लोग हैं। कोई निषाद की पार्टी है, कोई राजभर की पार्टी है, हम सब वर्गों की पार्टी। एक मीटिंग आप कर चुके सर पार्लियामेंट्री बोर्ड की। हालांकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो पब्लिक डोमेन में नहीं कही जाती, लेकिन आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? क्या डिस्कशन हुआ पहली मीटिंग में, क्या नहीं, एजेंडा उन्होंने है? पार्लियामेंट्री बोर्ड को पार्टी की सबसे सुप्रीम बॉडी के रूप में तवज्जो दी। और जयंत चौधरी जी का बड़प्पन है कि सबसे ऊपर नाम मेरा था और अध्यक्ष का नाम मेरे नाम से नीचे था। जो किसी पॉलिटिकल पार्टी, मैं इतना ज़रूर आपसे कहना चाहता हूँ दैट ही इज़ ए डिफरेंट पॉलिटिकल लीडर। ही इज़ नॉट ए ट्रेडिशनल लीडर लाइक मुलायम सिंह जी, लाइक लालू जी, लाइक ओम प्रकाश चौटाला जी एंड मैनी मोर। ही इज़ डिफरेंट। बड़े बाप का, बड़े दादा का वंशज होने के बावजूद भी वो उसमें वो चीज़ें नहीं हैं जो परिवार से आए हुए राजनेताओं के दौर में है। आपने सर तीनों जनरेशंस को करीब से देखा और इन 3 जनरेशन में सोसाइटी को बदलते हुए भी देखा। तो दोनों चीज़ें थोड़ा समझाइए सर हमें कि चौधरी चरण सिंह, चौधरी अजीत सिंह और जयंत चौधरी, तीनों में अगर कंपैरिजन करें, हालांकि हर नेता अपने दौर की पैदाइश होता है। कंपैरिजन मत कीजिए, चौधरी साहब का किसी से कंपैरिजन नहीं। ये कंपैरिजन में और जब कंपैरिजन आप करते हैं जयंत चौधरी का और उनका, तो निसंदेह स्वाभाविक तौर पे जयंत बहुत छोटे लगते हैं, कद में भी और पद में भी, रुतबे में भी और रिलेशनशिप में भी। तो क्या संभावनाएं आप देखते हैं? संभावना बहुत है उसमें। जयंत चौधरी असीम संभावनाओं से भरे हुए हैं और मुझे लगता है कि जो वर्ग, जो समूह किन्हीं कारणों से पिछले दिनों छूटे थे, अब मैं देखता हूँ, मैं शामली की मीटिंग देख रहा था, अगर वो इंडिकेशन है तो लोक दल का रिवाइवल हो रहा है। एक शुभ संकेत है रूरल इंडिया के लिए भी, असली भारत के लिए भी, क्योंकि असली भारत के सवाल भी अब गौण हुए हैं। अब जो पैक्ट हो रहे हैं अमेरिका के साथ, उनके साथ, उसमें किसानों के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। तो जयंत जो है वो हमारे लिए ज़रूरी है। हम जयंत के लिए कितने ज़रूरी हैं वो नहीं जानते, लेकिन जयंत जो है ही इज़ ए नेसेसिटी फॉर अस। अभी ये खबरें आ रही हैं सर छनके की केंद्र सरकार जो है, मोदी जी अपने मंत्रिमंडल का कुछ विस्तार कर सकते हैं, कुछ फेरबदल कर सकते हैं। तो क्या जयंत चौधरी का जो पोर्टफोलियो है उसमें कुछ और वजन? नहीं, जयंत जी के पास 2 पोर्टफोलियो हैं। जो नई पीढ़ी है, नया इंडिया है, जो नया भारत है, उसके लिए स्किल इंडिया है, उसके वो इंडिपेंडेंट मंत्री हैं, शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। और वे जो उनके शुभचिंतक हैं, चाहने वाले हैं, वो तो उनको दिन दूनी रात चौगनी बड़े पदों की इच्छा और अभिलाषा के साथ रहते हैं। लेकिन ये प्रधानमंत्री का प्योर प्रेरोगेटिव है। यद्यपि जो खबरें आपके पास छनक आती हैं, तो हमारे पास भी छनक आ रही हैं कि प्रधानमंत्री उनको बहुत स्नेह भाव से रखते हैं। आप पॉलिटिक्स में संकेतों का बड़ा महत्व होता है, आप बहुत कुछ इशारों में कह जाते हैं। एक ख़ास बात और सर कि जैसे ये जो आपका पार्लियामेंट्री बोर्ड है और अब चुनाव में कहा जा रहा है कि बहुत लंबा वक्त नहीं है, तो आप क्या देखते हैं कि आरएलडी इस बार क्या अप्रत्याशित ढंग से पिछले सालों के मुकाबले बहुत जल्दी प्रत्याशी मैदान में उतार देगा या लास्ट मोमेंट पे प्रत्याशी मैदान में? देखिए, एक तो जयंत जी पर किसी बड़े घराने का, किसी बड़े औद्योगिक घराने का, किसी धनाढ़ वर्ग से आया हुआ कोई कैंडिडेट है, उसका असर है, मैं ऐसा नहीं मानता। जो क्षेत्र में कार्य करता है, मैं कई बार निजी बातचीत में मैंने देखा है कि नहीं, वो वर्कर तो ठीक है लेकिन वहाँ उसका जीतने का नहीं है, पार्टी के लिए बढ़िया है। तो वो जो असेसमेंट है, और दूसरा ये है कि इन 15-20 सालों में इन 15-20 सालों में काफ़ी परिपक्व होने के जो लक्षण हैं उनमें स्पष्ट दिखते हैं।
तो हम जितने भी उम्मीदवार खड़े करेंगे, एक चीज़ हम आपको जरूर कहना चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारा स्ट्राइक रेट 90 और 100 के बीच में रहे। ये तो आप बार बार दावा भी करते हैं सर कि पिछला जो चुनाव था उसमें आपका 100% स्ट्राइक रेट था। ये अलग बात है कि 2 ही सीटें आपके हिस्से में थी। तो निश्चित तौर पर आप कोई बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपने दी सर, 3 जनरेशन की पॉलिटिक्स, रूरल एरिया की पॉलिटिक्स, और ख़ास तौर पर चौधरी साहब जब 28 जुलाई 1980 को इस देश के प्रधानमंत्री बने तो उस वक्त वो सो रहे थे, और जब राष्ट्रपति भवन से इंफॉर्मेशन आई आपने कैसे उनको जा करके जगाया। बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। और वो हमारे लिए लिबरेशन डे था जी, मुक्ति दिवस, आज़ादी का दिन जी। तो निश्चित तौर पर बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमें कीमती समय दिया अपना। कोई कंक्लूडिंग कमेंट आप करना चाहेंगे कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स पर? देखिए, कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स जो है, जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स थी उससे थोड़ी डिफरेंट होगी। तो पॉलिटिकल पंडित कहते हैं जी कि जयंत चौधरी का ये जन्मदिन जो है चौधरी साहब को प्रधानमंत्री बनवा गया और जो इंदिरा जी के प्रति कटुता थी वो कुछ कम हुई, और चौधरी साहब और इंदिरा गांधी के बीच की जो दूरी कम हो, हैं, और इंदिरा जी को निमंत्रण देने जो 2 लोग गए थे उनमें से एक मैं भी था। ये भी मैं पहली बार आपके इस पर बोलता हूँ, निमंत्रण देने के लिए जयंत चौधरी के जन्मदिन के लिए मैं भी इंदिरा जी के पास गया था जी, और उन्होंने अपने हाथ से चाय भी पिलाई थी। अब जनसभाओं के दौर भी उतने कम हो गए, अब तो जो फ़ोन है और ये इंस्टाग्राम है, इस पर इतनी चीज़ें चल गई हैं जिसमें अफवाहें भी हैं, चरित्र हनन भी है। लेकिन जो अपना दल है, अपना जो नेतृत्व है, वो इन सब चीज़ों से अलग हट करके निरंतर जनसंपर्कों के जरिए अपनी पुरानी जो कैपिटल थी उसके रीएस्टोरेशन के लिए लगातार निश्चिंत हैं। और मैं मानता हूँ कि ये 1980 का, 1977 का, 78 का लोकदल रिवाइव होगा और जयंत चौधरी चरण सिंह के बाजू में खड़े हुए उनके जैसी दिखेंगे। ये बहुत दिलचस्प है सर कि किसी पॉलिटिकल फिगर के लिए कि एक सामान्य परिवेश से कोई लड़का आता है और देश के इतने बड़े नेता के दिल में उतर जाता है कि वो सोते हुए जगा सकता है, कोई बात अपनी कहनी हो तो कह सकता है। लोग बताते हैं कि चौधरी साहब का व्यक्तित्व इतना रोबीला था कि बड़े बड़े नेता भी अपनी बात कहते हुए डरते थे। तो ये कुव्वत कैसे हासिल किया? सिर्फ उनका असीम प्रेम, विश्वास। एक तो हम लोग उनके रंग में रंग गए थे, किसी पूंजीपति से हम लोग का रिश्ता नहीं। हमारे जहाँ मैं और हमारे मित्र थे स्वर्गीय ओमपाल सिंह, हम दोनों ही सारी चीज़ देखते थे, कभी किसी पूंजीपति से, कभी किसी व्यापारी घराने से, कभी किसी तरह के। हमारी बहुत कम उम्र थी, लेकिन चौधरी साहब का जो व्यक्तित्व था वो हमारे अंदर बस गया था। हम उनके जैसे होना चाहते थे, ईमानदार रहें, चरित्रवान रहें, ये रहें वो रहें। तो वही एक बड़ा कारण था। ये कई लोग एआई के जरिए उनकी वो इमेज बना के प्रेजेंट भी करते हैं। हम एआई के जरिए नहीं करेंगे, हम वास्तविक रूप में करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। हालांकि सवाल और भी हैं, हाँ, बहुत सारे, वो अगली बार करेंगे, वो अगली बार के लिए, चूंकि आपका समय कीमती, आपको नहीं निकलना है। बहुत शुक्रिया सर। दोस्तों, ये पॉडकास्ट निश्चित तौर पर आपको बहुत दिलचस्प लगेगा, इसको जरूर देखिएगा पूरा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, नोटिफिकेशंस ऑन रखिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपकी, आपके पास किस तरह की यादें हैं। आप में कुछ बुजुर्ग लोग भी होंगे जिनके पास उस समय की यादें होंगी जब चौधरी साहब प्रधानमंत्री बने थे। एक अलग किस्म का माहौल इस देश में था, और केसी त्यागी जी ने जो बातें बताई हैं उनमें अगर कुछ आप एड ऑन करना चाहें तो कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सर। बहुत बढ़िया।